नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर दौरे पर आएंगे। आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे और दोपहर 1 बजे बुलंदशहर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव को लेकर सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम। नुमाइश के निकुंज हॉल में करेंगे संबोधित। सम्मेलन में शामिल होंगे वकील, डॉक्टर समेत व्यापारी भी। लोकसभा चुनाव को लेकर अहम सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज बुलंदशहर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वकील, डॉक्टर और व्यापारियों को करेंगे संबोधित। इस सम्मेलन में वकील, डॉक्टर और व्यापारी भी शामिल होंगे। बुलंदशहर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम। लोकसभा चुनाव को लेकर यह सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामिल होंगे। डॉक्टर और व्यापारी के साथ साथ वकील भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम सम्मेलन, जिसमें शामिल होने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचेंगे। करीब 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम सम्मेलन, जिसमें डॉक्टर, वकीलों के साथ साथ व्यापारी भी शामिल होंगे। नुमाइश के निकुंज हॉल में संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर पहुंचेंगे। बुलंदशहर में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कदीम राजपूत जुड़ गए हैं। कदीम, सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानना चाहेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे कि इस प्रबुद्ध सम्मेलन में किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जो कि सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ की जो कि चुनाव को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हैं। वहीं हाथरस की बात कर लें, गौतम बुद्ध नगर की बात कर लें, बुलंदशहर की बात कर लें, तो लगातार आज जो योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियां करेंगे। वहीं अगर बुलंदशहर की बात करें तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे, जो कि पुष्टि कि कहीं जो सीएम योगी आदित्यनाथ का जो उड़न खटोला है, जो हेलीकॉप्टर है, वो बुलंदशहर पहुंचेगा, जिसमें जो कि प्रबुद्ध जनों को वो संबोधित करेंगे। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वो जो कि प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे, जिसमें बताया गया कि वकील की बात कर लें, इंजीनियर की बात कर लें, सीए की बात कर लें, डॉक्टरों की बात कर लें, तमाम तरह के जो प्रबुद्ध जन है वो सभी लोग जो कि सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो कि बुलंदशहर की जो लोकसभा सीट है वो भाजपा की सुरक्षित सीट मानी जाती है और लगातार जो भाजपा का 400 के पार, आपकी बार 400 के पार का जो नारा है, उसी के तहत लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो उसके जो कद्दावर नेता है, सीएम सहित तमाम जो कद्दावर नेता है वो आपकी बार 400 के पार का नारा जो कि सही साबित करने की भी बात कर रहे हैं। और लगातार उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपकी बार 400 सीट जो कि अपने खाते में करेगी। तो इसी को मद्देनजर आज लोकसभा चुनाव को लेकर जो कि बुलंदशहर में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और वो आज प्रबुद्ध जनों को सम्मेलन में शामिल होकर उन्हें संबोधित करेंगे। जी कदीम, ये सम्मेलन क्या आपकी बार 400 पार के नारे को बुलंद करने के लिए ही है? क्योंकि प्रबुद्ध सम्मेलन है, देखिए डॉक्टर, वकील और व्यापारियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। समझना चाहेंगे कि डॉक्टर, वकील और व्यापारी किस तरह की भूमिका निभाएंगे आगामी लोकसभा चुनाव में। क्या कारण है कि योगी आदित्यनाथ आज उनको संबोधित करने वाले हैं? बिल्कुल, जिस तरह से जो कि भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह की जो पार्टियां हैं, जो कि छोटी पार्टियां, उन्होंने गठबंधन भी किया हुआ है। इसी को लेते हुए जो कि वकीलों की बात कर लें, इंजीनियर की बात कर लें, डॉक्टरों की बात कर लें, सीए की बात कर लें और तमाम तरह के जो प्रबुद्ध जन है, तमाम तरह के जो वर्ग हैं, सभी वर्ग जो कि सम्मेलन में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो इनका शामिल होने का जो जरिया जो बताया जा रहा है, जो कारण बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझाएंगे, नीतियों के बारे में बताएंगे, तमाम तरह की जो भारतीय जनता पार्टी जो सुविधा दे रही है उनके बारे में बताएंगे और तमाम तरह के वर्ग के लोगों से अपील भी करेंगे कि अब की बार
जो भारतीय जनता पार्टी है नारा लगा रही है अब की बार लोकसभा सीट जो कि 400 के पार भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में करेगी, तो उसी को मद्देनजर, उसी को लेकर जो तमाम तरह के जो प्रबुद्ध जन है वो शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं आज जो कि वकील भी, इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, पत्रकार भी और तमाम तरह के जो प्रबुद्ध जन लोग हैं वो जो कि अपना समर्थन सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल, को तो आज देंगे। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, डॉक्टर, वकील समेत व्यापारियों को भी संबोधित करेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब की बार 400 पार का टारगेट साधने की कोशिश की जाएगी। कदीम, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब खबर में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी ने वर्चुअल टिफिन बैठक के दौरान 5 बूथ के अलग अलग कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनका हाल जाना। फिर चुनावी माहौल की जानकारी ली। पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़कर उन्होंने विपक्ष की रणनीति जानी। वहीं पीएम ने वाराणसी अंदाज में कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने कहा कि हम लोग निरंतर मेहनत करते रहते हैं और अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। इस बार के चुनाव में हुए हर बूथ, हर लोकसभा क्षेत्र और पूरे देश में वोटों के रिकॉर्ड टूटने चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से प्रत्याशी भी हैं। इस लिहाज से भी वाराणसी के लोगों से उनका खास जुड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली यहां पर लोगों से जुड़कर बातचीत की। बनारसिया अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट को साधने की कवायद शुरू की, जहां पर विपक्ष से लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी उन्होंने चर्चा की और किस तरह से इस बार अपने ही पार्टी के रिकॉर्ड वोटों से जिताने के लिए रिकॉर्ड तोड़ने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कार्यकर्ताओं से बातचीत में अब की बार 400 पार के मिशन को साधने के लिए भी विशेष रणनीति पर चर्चा की। साथ ही बनारस में किस तरह के माहौल है ये भी जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल टिफिन बैठक की। मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में अपनी काशी की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आज टिफिन बैठक के माध्यम से बातचीत की है। आपको बता दें इस समय मैं काशी के उत्तरी विधानसभा में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र जायसवाल जी। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज की टिफिन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या संवाद किया। काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र के सबसे नीचे की इकाई पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, इनसे संवाद किया। संवाद के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि उनका हालचाल क्या है, शहर में क्या चल रहा है, विकास के कार्यक्रम क्या चल रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने सलाह दिया कि आप सब गर्मी चुनाव हो रहा है तो अपना स्वास्थ्य ठीक रखिएगा, पानी पीते रहिएगा और पार्टी काम करते रहिएगा। पहली ऐसे सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो अपने बातें कहे थे, वादा किए थे, एजेंडा में था, वो 100% पूरा करने के बाद बुकलेट के माध्यम से घर घर तक भेज रहे हैं कि हमने जो कहा तो पूरा किया। बाकी क्या होता था कि पार्टियां आती थी, वादा करती थी, चुनाव जीतते थे, गायब होते थे, दिखते नहीं थे। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, जो हमने कहा था वो पूरा किया तो वित्त प्रमाण बुकलेट के माध्यम से दे रहे हैं। आज हम सबको अभियान दिया गया कि 10 तारीख 5 दिन का 1 से 5 तक हमें जाए घर घर तक वह बुकलेट देना है, पर्ची देना है। पर्ची में ये चेक करना है कि किन्हीं आदमी का मतदान में लिस्ट में नाम नहीं है तो पुनः वो ठीक करा सकता है, समय भी है। जैसा कि आप हमारे साथ सुन रहे थे, टिफिन बैठक को लेकर क्या संवाद हुआ और काशी की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार इसमें भाग लिया और जो प्रधानमंत्री जी के आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर होने वाली रणनीति है उसके बारे में विस्तार पूर्वक उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया। मैं आंचल सिंह रघुवंशी, टीवी 27 न्यूज़, वाराणसी। लखनऊ में 21वीं रमजान को शहादते मौला अली के अवसर पर आज सुबह रिवायती अंदाज में जुलूस निकाला गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग ताबूत की जियारत कर जुलूस में शामिल हुए, जिसको मौलाना याकूब अब्बास ने संबोधित किया। हमारे पप्पू भाई सामने बैठे हैं, इन्हीं ने एक हमें वीडियो भेजी थी। गाजी को ये एहसास दिला।
जालौन में शराब के नशे में धुत दो शराबियों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में एक शराबी ने दूसरे की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि हत्या की ये वारदात सामने आई है, जहां दो शराबियों ने एक दूसरे से झगड़ा किया और झगड़े के दौरान एक ने दूसरे के सर पर पत्थर दे मारा। भीषण चोट से और गंभीर चोट लगने से उस शराबी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर की बात करेंगे। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद से ही यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। वहीं लखनऊ के बख्शी की तालाब थाने में तैनात कांस्टेबल फयाज खान ने मुख्तार अंसारी के समर्थन में पोस्ट किया है, जिसको लेकर मुख्तार अंसारी के समर्थन में स्टेटस लगाने वाले सिपाही को निलंबित किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों मुख्तार अंसारी की पुलिस कस्टडी में इलाज के दौरान मौत के बाद सियासत भी तेज हो गई थी और सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया के दौरान भी समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली थी। सोशल मीडिया के माध्यम से थाना डीकेटी में तैनात कांस्टेबल फयाज खान द्वारा अपने निजी व्हाट्सएप मोबाइल पर मुख्तार अंसारी के समर्थन में स्टेटस लगाने का मामला सामने आया है। प्रस्तुत मामले के ऊपर एसएचओ बीकेटी द्वारा भेजा गया आख्या से स्पष्ट हो रहा है कांस्टेबल फयाज खान द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी एवं पुलिस अधिकारी दंड एवं अपील नियमावली 1991 का नियमों का उल्लंघन किया है। इनके सस्पेंशन हेतु परमिशन के लिए चुनाव आयोग को लेटर भेजा गया है। चुनाव आयोग द्वारा परमिशन देने पर प्रस्तुत आरक्षी को निलंबित। बुलंदशहर में गंगा नदी के ऊपर बन रहे पुल के 3 बीम गिरने के मामले की शासन ने जांच शुरू कर दी है। लखनऊ से पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अधिकारियों के जांच दल ने पहुंचकर जांच की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही जांच दल ने बीम्स सैंपल भी लिए हैं। वहीं कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर की लापरवाही सामने आने पर फटकार भी लगाई है। आपको बता दें, बीते दिनों निर्माणाधीन पुल के गिर जाने की वजह से राजनीति भी तेज हो गई थी। अखिलेश यादव ने इस पर सरकार को घेरने की कोशिश भी की थी। पीडब्ल्यूडी के निगरानी में बन रहे इस पुल को निर्माणाधीन हालत में ही गिर गई थी। एक बार फिर से कदीम राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कदीम, अब इसकी जांच शुरू हो गई है। हालांकि किसी की जान नहीं गई थी इस दुर्घटना में, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही की खबर है। कदीम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। क्या अपडेट है पूरे मामले पर? अब इसकी जांच शुरू हो गई है, कौन कौन सी टीम बुलंदशहर पहुंच गई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह शहर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के 3 बीम जो कि खिसकने से बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें बताया गया कि 83 करोड़ की लागत से नरसना के गांव गजरौला से अमरोहा तक ये जो कि पुल बनाया जा रहा था, जो कि देर रात करीब 11 बजे जो कि बीती रात ये बताया गया था कि जो कि 3 बीम गिरने से भरभराकर पूरा निर्माणाधीन जो कि वो पुल गिर गया था। वहीं आज जो कि जिसकी खबर को टीवी 27 न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था, जिसका संज्ञान भी अगर मान सकते हैं, इसको संज्ञान लेते हुए बुलंदशहर में गंगा नदी पर बने पुल के 3 बीम गिरने के मामले में शासन ने जांच जो है वो शुरू कर दी है। वह जांच की अगर बात करें तो लखनऊ से पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अधिकारियों के जो जांच दल के लोग हैं वो बुलंदशहर पहुंचकर उन्होंने जांच शुरू कर दी है। वहीं कार्यदायी संस्था एडिकॉन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को लापरवाही मिलने पर जमकर लताड़ा भी गया है। वहीं जांच दल ने बीम्स के लिए सैंपल भी भरे हैं और जो कि जांच के बाद की कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि जांच रिपोर्ट आने तक जो कि पूरी तरह से जो पुष्टि होगी, जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी कदीम, पीडब्ल्यूडी के निगरानी में बन रहे इस पुल के अचानक गिर जाने के, वो भी निर्माणाधीन हालत में ही गिर गई ये पुल। हालांकि किसी के जान माल की नुकसान नहीं हुआ, लेकिन निर्माणाधीन पुल के गिर जाने से लापरवाही का एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। इस पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है?
बिल्कुल, जिस तरह से ये बिहार के बाद में जो कि यूपी के बुलंदशहर में दूसरा ये मामला सामने निकल कर आया है कि 83 करोड़ की लागत से, जो कि एक बड़ी लागत होती है, बड़ी लागत से ये एक जो कि निर्माणाधीन पुल गिर गया भर भराकर। तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी की निगरानी में भी ये बन रहा था। तो पीडब्ल्यूडी की ओर से ये जांच की बात की गई है कि जिस तरह से लखनऊ से पीडब्ल्यूडी के और सेतु निगम के अधिकारी, जांच दल के अधिकारी जो जांच के लिए पहुंचे, तो जिस तरह से अगर किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर जो कि कमी देखी जाती है, हालांकि कई सैंपल भी लिए गए हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कदीम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में एक ही गांव में 7 लोगों की मौत से मातम पसरा हुआ है। बता दें कि बीते 20 दिनों में रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत से ग्रामीणों में भय का माहौल है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से जांच की मांग की है। वहीं सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि ग्रामीणों की मौत की वजह बीमारी बताई जा रही है। एक ही गांव के 7 लोगों की रहस्यमय तरीके से मरने की इस घटना से गांव में मातम का माहौल तो है ही, इसके साथ ही गांव के लोग डरे हुए भी हैं, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा जांच की मांग की गई थी। जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि मौत के कारण बीमारियां हैं। एक ही गांव के 7 लोगों की मौत से गांव में मातम का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग से ग्रामीणों ने जांच की मांग की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि मौत के कारण बीमारी है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ सिराज अहमद जुड़ गए हैं। सिराज, एक साथ एक गांव के 7 लोग रहस्यमय तरीके से मर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल जांच में कहा यह जा रहा है कि बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। क्या और भी कारण निकल करके सामने आ सकते हैं जांच में? बिल्कुल शिवानी, आपको बता दें कि सलोन थाना क्षेत्र के ममनी ग्राम सभा के अंतर्गत एक पूर्वा पड़ता है डांडी, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत बीते 20 दिनों के अंदर हुई है। तो वहीं उसी गांव में 2 अन्य लोगों की भी मौत हुई है। यानी कि अब तक देखा जाए तो कुल मिला के अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये इस पूरे मामले को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम को जब सूचना दी गई तो स्वास्थ्य विभाग की टीम कल मौके पर पहुंची थी और मौके पर पहुंचकर वहां पर जांच पड़ताल भी स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब हमने सीएमओ से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मौतें हुई हैं वो बीमारी की वजह से हुई हैं, क्योंकि जो लोग बीमार थे उन्हें अस्पताल लाया गया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके बाद ये मौतें हुई हैं। फिलहाल जो है आगे जिस तरह से होगा जांच कराई जा रही है। जांच करने के बाद जो तथ्य निकल करके सामने आएंगे वो उस हिसाब से देखा जाएगा कि क्या हो सकता है और क्या कारण रहा है मौत का। शिवानी, सिराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत अयोध्या पहुंचे। श्री राम दरबार में रामलला के दर्शन किए और भगवान के चरणों में माथा टेक कर प्रभु श्री राम का उन्होंने आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ अपने परिवार के साथ सरयू घाट का लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जन्मभूमि है। आज मैं इस नगरी को देखने आया हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। आज मैं इस स्थली को देखने के लिए आया हूं और वाल्मीकि रामायण में जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन का वर्णन किया गया है वो अभूतपूर्व जीवन है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारतीय संस्कृति परंपरा के द्योतक हैं, भारतीय संस्कृति के स्थापक हैं। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा देता रहेगा।
अयोध्या में रामनवमी पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तैयारियां शुरू कर दी है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि जन्मभूमि पथ से राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर श्रद्धालुओं को शौचालय और पानी पीने की विशेष व्यवस्था की जा रही है। लोगों के लिए तीर्थ क्षेत्र फोरम को खोल दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से छोटे छोटे स्तर पर भोजनालय चलाने की अपील भी की है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस साल रामनवमी में भारी भीड़ अयोध्या में उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। रामनवमी आ रही है, तरह तरह के विचार मन में आ रहे हैं। मैं तो बहुत अधिक लोगों से मिलता नहीं, आप लोग सब मिलते हैं, सुनते भी होंगे। पिछले साल रामनवमी पर कितना समाज आया, इस साल की रामनवमी पर क्या होगा? छोटी सी अयोध्या उतने भक्तों की जिम्मेदारियों को वहन करने की स्थिति में है क्या? जालौन में शराब के नशे में धुत 2 शराबियों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में एक शराबी ने दूसरे की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दो शराबियों के बीच मारपीट के बाद एक के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां एक शराबी ने दूसरे के सिर पर पत्थर दे मारा। पत्थर से सिर कुचलकर एक शराबी ने दूसरे की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन जांच में जुट गई है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ किया जा रहा है और वो शराबी जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, क्या उसकी गिरफ्तारी हो पाई है? जी शिवानी जी, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र के साहव मोड़ का है, जहां देर शाम 50 वर्षीय युवक की सर कूच करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो भाई ग्रामीणों ने जैसे ही मृत अवस्था में व्यक्ति को देखा, वैसे ही तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिससे पुलिस मौके पर फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जहां क्षेत्र अधिकारी राम सिंह ने पूरे मामले को संज्ञान लिया और ये टीवी 27 को रूबरू करते हुए बताया कि यहाँ ग्रामीणों द्वारा एक मृत अवस्था में पड़े व्यक्ति की सूचना दी गई थी, जिससे हमारी टीम सभी यहाँ मौके पर पहुंच गई है। घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया है। जो भी सच होगा वो सामने लाया जाएगा। जी विवेक, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।